आ सकता तो मैं प्रमोट नहीं हो पा रहा था, काफ़ी देर से वेट कर रहा था। तो जनाब आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। शुरू करते हैं आज का काम वहीं से जहाँ से कल हमने अपना काम को छोड़ा था। आज का हमारा टॉपिक जो है हम शुरू कर रहे हैं इसको बात कर रहे हैं आज हम जिस टॉपिक पे हम इसे कहते हैं कि जनाब 2 चीज़ें इसके अंदर हैं। एक तो सबसे पहले जो है हमने आज बात करनी, कल हमने बात की थी कुछ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थ्योरीज़ के ऊपर, ठीक है जी? तो कल का जो हमारा सेशन था वो ह्यूमन रिसोर्स थ्योरीज़ के ऊपर मुश्तमिल था, जिसके अंदर हमने बात की थी आपके साथ, ये जो आपका टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थ्योरीज़ के ऊपर बात की थी हमने, ये वाला टॉपिक। और आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेटेड विद द वर्किंग अरेंजमेंट के ऊपर हम बात करें। सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं जब तो वी शुड मूव नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट इशू है इसके अंदर सबसे पहले आज हम बात करें जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर। देखिए जॉब सेटिस्फेक्शन की जरूरत क्यों है। कल हम बात करें कि जॉब सेटिस्फेक्शन एक वैल्यू है और जॉब सेटिस्फेक्शन जो है एक मेथड है या एक सिंबल है जो नेगेटिव वैल्यू भी कंटेन कर सकता है और पॉजिटिव वैल्यू भी कंटेन कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि जॉब सेटिस्फेक्शन बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो किसी एम्प्लॉय की फीलिंग है जिसके अंदर वो ये कहता है कि आई एम कंटेंट विद द जॉब एंड नॉट सर्चिंग एनी अदर जॉब, तो हम इसको कहते हैं ये है जॉब सेटिस्फेक्शन। अब जहाँ तक सवाल है कि सेटिस्फाइड वर्कर क्यों चाहिए होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सेटिस्फाइड वर्कर जो है वो अगर देखा जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अच्छी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट फ्लॉज हैं उन्हें कवर कर सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो सेटिस्फाइड वर्कर है दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अब जहाँ तक सवाल है कि अगर हम ये सोचें कि जॉब सेटिस्फाइड वर्कर जो है वो किस तरह मुफीद है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो सेटिस्फाइड वर्कर्स हैं वो यू कैन से इम्पैक्ट करते हैं इंटरनल एम्प्लॉयज को। मिसाल के तौर पे अगर एक अच्छा सेटिस्फाइड वर्कर मुझे मिल जाए तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा वो ये होगा कि वो एक अच्छी फीलिंग रखता होगा, मोटिवेटेड होगा और इसके इंटरेक्शन से बाकी लोग भी जो हैं वो मोटिवेट होंगे। सुपरवाइजर हो गया, कलीग्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, इन तमाम लोगों के साथ इसका बड़ा अच्छा रवैया होगा। नतीजा ये कि एक ओवरऑल अच्छा इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बनेगा। इससे डेफिनेटली जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की, मींस एफिशिएंसी में इजाफा होगा, वर्किंग इन्वायरमेंट इम्प्रूव करेगी और इसके साथ साथ ये है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकेंगे, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा एफर्ट होगी जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो बेहतर हो सकेगा। अच्छा, अब यहाँ तक आने से सबसे सबसे पहली बात तो ये है कि क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अभी तक मुझे कोई अ, सवाल नहीं आया, तो मैं कहा ज़रा देख लूँ कि यार मेरी आवाज़ भी जा रही कि नहीं जा रही। तो आप मुझे सुन सकते हैं? ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब सैटिस्फाइड वर्कर अगर होगा तो इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि ये अच्छी टीम बन सकेगी, यानी टीम कम्युनिकेशन हो सकेगी। उसके साथ-साथ एक अच्छा जो हमारा जॉब सेटिस्फाइड वर्कर होता है, वो अगर आप देखें तो वो एक हैप्पियर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिससे टीम के अंदर एक हैप्पियर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिससे टीम में एक पॉजिटिविटी आती है। टीम के अंदर एक जो है पॉजिटिव जज़्बा जो है वो अलाइव होता है। तो ये भी एक चीज़ आ जाती है। फिर उसके साथ-साथ ये भी है कि ये लोग जो हैं ये टीम स्पिरिट प्रमोट करते हैं, यानी टीम के अंदर एक स्पेसिफिक स्पिरिट प्रमोट करते हैं ये लोग। यू कैन से दैट कि ना सिर्फ इस एंगल से कि एक मुस्बत सोच, बल्कि उसके साथ-साथ टीम के अंदर एक जज़्बा जिसके अंदर टीम कलेक्टिवली अच्छा परफ़ॉर्म करती है। और फिर अगर आप देखते हैं इसको अपने प्रोडक्टिविटी के एंगल से, तो उसके अंदर तो डेफ़िनेटली आप ये समझ ही गए होंगे कि ये रोल प्ले करता है आपका जो है जस्ट अ मोमेंट यार ये क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ठीक है।
अच्छा। अब देखिए, अगर अच्छा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, उससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर कस्टमर को अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, तो ब्रांड इमेज भी बेटर होगा। और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयज को रिटेन भी करना चाहेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर काफ़ी पॉजिटिव नजर आई। अब जहाँ तक सवाल है, अगर आप देखिए कि यूसी कि हम ये बात कर रहे थे कि ये फ़ायदे हैं एक सैटिस्फाइड वर्कर के, एक फैमिली एनवायरनमेंट बना देता है जिससे बाकी एम्प्लॉइज़ खुश रहते हैं, एक टीम स्पिरिट प्रमोट कर देता है, एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी का माहौल पैदा कर देता है। तो ये बातें बड़ी अहम हैं। इसी तरह आगे देखें तो आप अगर देखते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के मामले में, तो हमें ये नज़र आता है कि जी जो आपका जो है वो यू कैन से दैट के जो आपका बेसिकली सेटिस्फाइड एम्प्लॉय है, वो इसी तरह का माहौल जो है वो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन में जाके शो करता है, जिससे पता लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल है। तो वो मज़ीद अट्रैक्टिव और नए कैंडिडेट लेके आता है, यानी नए लोग जॉब के लिए ढूंढ के लाता है, और वो लोग भी आपके पास जॉब करने की ख्वाहिश करते हैं। इसी तरह ये एक अच्छी रिप्यूट जो है वो भी डेवलप करता है, सप्लायर भी खुश होता है, बाकी लोग भी। इस तरह एक ओवरऑल बड़ी अच्छी सा एनर्जी बन जाती है। इसी तरह फंड्स प्रोवाइडर भी इससे अट्रैक्ट होते हैं और वो फंड्स प्रोवाइड करने में मददगार साबित होते हैं, और उसके अलावा जो है ये रिप्यूटेबल कस्टमर जो है उन्हें अट्रैक्ट करता है। इस तरह देखा जाए तो इसका हर तरफ से जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव इस सेंस में है कि देखिए अच्छे सप्लायर अटैक कर लिए, अच्छे कैंडिडेट अटैक कर लिए, तमाम चीज़ें मुस्बत लेके चला। नतीजा ये है कि वो जो है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें दे पा रहा है। और इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट ये भी आता है कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो रिप्यूट अच्छी होने की वजह से अच्छे कस्टमर मिल जाते हैं, अच्छे सप्लायर मिल जाते हैं, अच्छे फंड्स प्रोवाइडर मिल जाते हैं। तो ओवरऑल जब सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी तो ज़ाहिर है ऑर्गेनाइज़ेशन मज़ीद कमा सकेगी, अर्न कर सकेगी, तो इसके क्या होंगे बेनिफिट। अब जहाँ तक सवाल है, इससे आगे चलते हैं तो बात आ जाती है आपके साथ इस चीज़ के ऊपर कि जो हम बाकी चीज़ों में बात कर रहे थे कि जॉब सैटिस्फैक्शन को आप एनहांस कैसे कर सकते हो? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हाउ यू कैन एनहांस द जॉब सैटिस्फैक्शन। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, जो ज़रूरी चीज़ है वो ये हो सकती है कि हमें जॉब सैटिस्फैक्शन को अगर बढ़ाना है तो हम किस तरह से इसको बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्पेंड टाइम ऑन एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट पे हमें काम करना चाहिए, यानी हमें ट्रेनिंग भी करानी चाहिए, हमें अच्छी स्किल्स भी देनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज जो है प्रॉपर तरीके से अपना काम कर सके, प्रॉपर तरीके से हमें जो है वो वर्कआउट कर सके। तो एक तो ये चीज़ हमें नज़र आती है। दूसरी चीज़ हमें ये नज़र आती है कि इससे जो है आपका पार्टिसिपेशन जो है वो बड़ा मुस्बत नज़र आएगा आपको, यानी यू कैन हैव वेरी गुड पार्टिसिपेशन यू विल रिसीव, यानी कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन उसका अच्छा होगा, हर फैसले में वो इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा, अच्छी इनपुट देगा, अच्छी सजेशन देगा, अच्छे मशवरे देगा, और इससे अल्टीमेटली जो है वो अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड उसे मिल सकेंगे, रिकग्निशन मिल सकेगा, तो ये भी इसका फ़ायदा है। फिर इससे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होती है, ठीक है जी। और फिर इससे जो है आप ये कह सकते हैं कि ये इन्वेस्ट इन टाइम है, लेकिन इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ती है और आपको फीडबैक भी बहुत अच्छा मिलता है। इससे ऑब्वियसली आपकी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, ठीक है? और इसमें आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी मिलता है, मीडियम टर्म भी, और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी जो है वो भी आप गेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बेनिफिशियल रहती हैं। और यू कैन सी दैट कि जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग तो देनी ही चाहिए, लेकिन अगर हम उसका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करें जो शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और इसके अलावा ब्रेक भी दिए जाएँ जॉब के दरमियान, फिर रिदम्स, ब्रेक रिदम्स भी हों, तो कोई रिदमिक ब्रेक होने चाहिए कि वो हार्मता ना रहे, उसे रेस्ट का टाइम भी मिले। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे किसी लेट्स से आप मेरे एम्प्लॉयी हैं और मुझे आपकी सैटिस्फैक्शन बढ़ानी है, थोड़ी देर के लिए आप सपोज़ कर लीजिए मैं आपका मैनेजर हूँ और आप मेरे सबऑर्डिनेट।
तो जरा सोचिए कि मैं आपकी डेवलपमेंट पे टाइम लगा रहा हूँ, यानी मैं कुछ ऐसा आपकी मेहनत कर रहा हूँ कि आपकी प्रमोशन हो जाए, तो आप मुझे अच्छा समझेंगे, मुतमईन भी होंगे। मैं हर फैसले में आपसे राय मांगूँ, पार्टिसिपेशन मांगूँ, तो आप इससे भी खुश होंगे। इसी तरह मैं आपके जो रिवॉर्ड हैं वो अप्रोप्रिएट तरीके से दूँ, तो इससे भी आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। अगर मैं आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट में जो चीज़ें चाहिए, डे डेस्क चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, पीने का पानी चाहिए, चाय चाहिए, अच्छा लाइटिंग सिस्टम चाहिए, अच्छा लैपटॉप चाहिए, ये सारा कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँ, तो डेफ़िनेटली आप इससे भी मुतमईन होंगे। मैं टाइम इन्वेस्ट करता हूँ ताकि आपका फीडबैक बेहतर कर सकूँ, मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देता हूँ और इसके साथ-साथ मैं आपके साथ बैठ के आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव तय करता हूँ और फिर आपको फीडबैक देता हूँ कि आप कितना इसको अचीव कर पाए हैं। और इससे फिर ब्रेक और रिदम जो है वो भी आप देखा जाए तो वो भी मैटर करता है। अब ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि हमने जो है वेज़ टू एनहांस, आप ये कह सकते हैं कि हम जॉब को एनहांस करते हैं। अब जहाँ तक सवाल है, अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ये तो हो गया कि वेज़ क्या है, लेकिन डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें और भी हैं। जैसे आज मुझे जो बात करनी थी, एक तो जॉब सैटिस्फैक्शन के हवाले से करनी थी और एक वर्क एनवायरनमेंट में स्ट्रेस के बारे से बात करनी थी। तो पहली बात तो ये पहला मेरा सेक्शन था जो मुझे कवर करना था। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। अब हम सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं कि जॉब सैटिस्फैक्शन एक छोटा सा टॉपिक था, तो इसके ऊपर अभी तक आप लोगों को क्लियर है तो मुझे बता दीजिए। जी शाबाश बच्चों, बात। जी, क्लियर है। किरण कह रही है कि क्लियर है। जी, बाकी बच्चे भी कह दें अगर एक दफ़ा। जैसे हमारे साथ आज माशाल्लाह बच्चे काफ़ी हैं, मिसाल के तौर पे हादिया हैं। हादिया आप बता सकती हैं, हमज़ा है, किरण है, मुस्तफ़ा है, कोमल है, ठीक है? नुमान सलीम है, रिमशा है, रुतबा है। ये सारे बच्चे जो है बता सकते हैं कि कहाँ तक आपको बात की समझ आई है। तो हमजा कह रहे हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन, एक बार फिर डेफिनेशन बता दें। जॉब सेटिस्फेक्शन एक सिंपल फीलिंग है एम्प्लॉय की कि वो अपनी जॉब से मुतमिन है और कोई दूसरी जॉब नहीं ढूंढ रहा। तो इसको हम कह देंगे दिस इज व्हाट यू कैन से जॉब सेटिस्फेक्शन। अब जहां तक सवाल है हमारे नेक्स्ट टॉपिक का, नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपकी फील्ड का बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है। मिसाल के तौर पे नेक्स्ट टॉपिक में मैं बात करूंगा आपके साथ जॉब स्ट्रेस के ऊपर। देखिए, स्ट्रेस वैसे भी जनरली स्टूडेंट्स की लाइफ का भी हिस्सा होता है, लिहाजा आपके लिए भी ये प्रैक्टिकली बड़ा अहम टॉपिक है कि स्ट्रेस का क्या मामला है। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो जॉब स्ट्रेस है, हम कहते हैं कि जॉब स्ट्रेस जो है ये एक फीलिंग है। एक ऐसी फीलिंग है जिसमें इंसान को टेंशन होती है और एक्सर्शन का एहसास होता है। और ये टेंशन और एग्जर्शन का बेसिकली ताल्लुक जो है वो एक्सेसिव ओवरलोड ऑफ द वर्क है, कि काम का एक ओवरलोड है जिसकी वजह से आपके ऊपर एक स्ट्रेस आ जाता है। तो जो स्ट्रेस है बेसिकली इसकी बुनियादी वजह जो है वो आपका वर्कलोड है। आपका वर्कलोड यानी आपके ऊपर कुछ एक्सेसिव वर्कलोड आ गया जिसकी वजह से आप ये फीलिंग का इजहार कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस इन द वर्क प्लेस इज डिस्क्राइबिंग द फीलिंग ऑफ टेंशन एंड exertion typically associated with the excessive or overly demanding work। एक ऐसा काम जिसके अंदर डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, आपको काम ज्यादा लिया जा रहा है आपसे और वो काम जो है आपको करने में प्रॉब्लम, तो हम इसे कहते हैं स्ट्रेस। सवाल ये है कि स्ट्रेस का हमें पता कैसे चलता है, ये बड़ी अहम बात है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सबॉर्डिनेट स्ट्रेस में है? तो देखिए, बात ये है, मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं कि आपका एक ऐसा एहसास, आपकी एक ऐसी फीलिंग जिसमें आपको एहसास हो कि आपके ऊपर वर्कलोड ज्यादा है और जिससे आप क्या एनर्जी लेवल या आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं ये क्या है आपका, बेसिकली यू कैन से दिस इज जो है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को अगर हम कहते हैं कि स्ट्रेस का कैसे पता चलेगा, क्यों क्यों स्ट्रेस से बचाना चाहते हैं, पहली बात तो देखिए, स्ट्रेस अगर हम ना रोकें
तो ये एक्सट्रीम डिप्रेशन में चला जाता है, यानी स्ट्रेस मूव टूवर्ड्स डिप्रेशन। और डिप्रेशन जो है आगे चल के हमें ले जाता है कई नफसियाती मसलों की तरफ, उसमें शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, अनआइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड पर्सनालिटी हो सकती है आपकी, बड़े 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 मसले हो सकते हैं। बहरहाल anyway, हम इसको इस तरह नहीं लेके चलते। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि स्ट्रेस जो है ये एक फीलिंग है कि हम मेरे ऊपर काम बहुत डाला जा रहा है और काम जो है वो मुझे ऊपर ज्यादा लोड है, जिसकी वजह से मेरी एनर्जी खर्च हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है। पता कैसे चलेगा आपको स्ट्रेस है? तो उसके लिए हमारे पास कुछ टिप्स हैं। मिसाल के तौर पर पता चलेगा अगर आपकी एकदम से ईटिंग हैबिट चेंज हो गई, अगर आपकी ईटिंग हैबिट चेंज हो गई, आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया, सोने का आपको नहीं पता कब सोना है कब नहीं सोना, आपके पास बिहेवियरल चेंजेस आई हैं आपके अंदर अचानक, इसी तरह आपकी ईटिंग हैबिट चेंज हुई है, या आप ज्यादा खा रहे हैं या आप कम खा रहे हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है जी। अचानक आप अकेलापन, फीलिंग इन ऑफ आइसोलेशन, आपको अकेलापन फील हो रहा है, आपने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, स्मोकिंग, नेल बाइटिंग शुरू कर दी है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, ये चीजें जाहिर करती हैं कि आप किसी स्ट्रेस में हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें कि हमें दो बातें समझ आ गई। स्ट्रेस एक फीलिंग है कि आपके ऊपर काम का एक एक्सेसिव लोड है, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ये सिम्टम है कि सिम्टम्स के ये हैं कि आप नेल बाइटिंग करते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, खाना पीना छोड़ देते हैं, स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, तो इससे पता लगता है कि स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों होता है? इसके तीन तरह के फैक्टर, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है, एक ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है, एक इंडिविजुअल। सबसे पहली बात है इन्वायरमेंटल फैक्टर। देखिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर वो फैक्टर हैं जिन पर मेरा और आपका कोई इख्तियार नहीं। मिसाल के तौर पे आप मार्केट को चीजें खरीदने जाते हैं, आपको एहसास होता है यार चीजें बहुत महंगी हो गई, चीजें बहुत महंगी हो गई। तो जैसे ही आपको एहसास होता है चीजें महंगी हो गई, तो जाहिर बात है हल्की सी सर में दर्द आ जाती, टेंशन हो सकती है। श्रिंकिंग इकोनॉमी, इकोनॉमी में जॉब्स कम होती जा रही, परेशानी की बात है। शॉर्टेज ऑफ कमोडिटीज, पेट्रोल नहीं मिल रहा आजकल, बिजली का बिल बहुत आ गया है। तो ये आप ये कहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन है। पॉलिटिकल थ्रेट है, कोई सियासी चेंज आने वाली है, आपको लग रहा है कि शायद मुल्कों को माशाल्लाह ना लग जाए। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन में कोई प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजिकल चेंज भी आ गया है, या पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें जो है हम इनको कहते हैं, ये है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तो स्ट्रेस का बाइस बनते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बात आ जाती है कि दूसरे फैक्टर कौन से। दूसरे फैक्टर्स की तरफ अगर हम चलते हैं, तो जो हमारे दूसरे फैक्टर्स हैं उसके अंदर आ जाता है जी, आपकी ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको कोई अन, यानी ये जो पहले टॉपिक थे, पहले तो ये आपको बता दूं कि जो पहले टॉपिक आपने पढ़े, ये बेसिकली वो बस्ता थे आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ। अब जो फैक्टर इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी आपके ये वाले फैक्टर, जिस पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ने आपको एक पुअर वर्किंग कंडीशन दी हुई, वेरी पुअर वर्किंग कंडीशन, या ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग पुअर वर्किंग कंडीशन मतलब टेबल छोटा है, किताब बॉक्स फाइलें ज्यादा है, कंप्यूटर रखने की जगह नहीं है, या कंप्यूटर अच्छा नहीं है, ठीक है जी, या ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लाइट नहीं है, पोल्यूटेड एरिया है। अच्छा, हैजर्ड्स है, मिसाल के तौर पे आप बहुत ज्यादा डेंजरस काम कर रहे हैं, इसमें आग लगने का डर है, एक्सेसिव नॉइस है, शोर बहुत ज्यादा है, ये भी एक मसला है, या एक्सट्रीम प्रेशर टू परफॉर्म है, करो जल्दी करो वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या रोल कॉन्फ्लिक्ट है, एक ऐसा काम देते हैं जिसके अंदर इंसान को समझ नहीं आती यार मैं करूं क्या, ये करूं कि वो करूं, दो काम दे देते हैं, एक बॉस दाएं तरफ मोड़ रहा है एक बाएं तरफ मोड़ रहा है, तो बॉस तो सब दो होंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड तो पैदा होगी। अच्छा, इसी तरह रोल में एम्बिग्विटीज है, पता नहीं मेरा रोल क्या है, मेरे से करवाना क्या चाह रहे हैं,
ऐसी सूरत हाल में आप ये कह सकते हैं कि आपको फील होगा कि यार ये तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं जो आपके अंदर स्ट्रेस पैदा करें। अब आगे आ जाते हैं तो कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स भी आ जाते हैं साथ के तौर पे। इंडिविजुअल फैक्टर्स कौन से हैं? देखिए, इंडिविजुअल फैक्टर्स की अगर आप बात करते हैं तो ये एक फर्द से वाबस्ता है, एक एम्प्लॉय से मुतल्लिक़ है। अब एक एम्प्लॉय है जी, वो अपना टाइम मैनेज नहीं करता। तो ज़ाहिर-सी बात है भाई, अगर आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो फिर डेफ़िनेटली आपको नुकसान होगा। इसी तरह एक एम्प्लॉयी है, वो अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखता। रोज़ाना जाता और जनाब जो है वो अ, जो है वो अ, केयरलेसली फूड लेता है और जनाब जो है वो दबा के मोटा हो रहा है। ज़ाहिर है आज मोटा हो रहा है, कल थकेगा और पुअर हेल्थ की वजह से फिर छुट्टियाँ करेगा। फैमिली प्रॉब्लम, ठीक है जी, फैमिली प्रॉब्लम आप समझते ही हैं। ठीक है जी, आप की फैमिली में क्रिटिकल इशू आ गया है, पेरेंट्स में लड़ाई हो गई है या आपका किसी बीवी से, सॉरी, अपनी वाइफ से सेपरेशन हो गया, तो ये फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बस बस किसी करीबी अजीज की डेथ भी इसकी वजह बन जाती है। डिसिप्लिन नहीं है बच्चों में, आपके बच्चों में डिसिप्लिन नहीं है। ज़ाहिर है अगर इंसान में डिसिप्लिन ना हो तो क्या करेगा? कॉलेज से आया है, जॉब से आया, आके चाबियां कहीं फेंक दी, बाइक कहीं रख दी, सॉरी जूते कहीं उतार के रख दिए। नतीजा ये कि अगले दिन जो है आपको आपके सॉक्स नहीं मिल रहे, आपको अपनी की नहीं मिल रही। तो ये सारे फैक्टर जो हैं ये वजह बन जाते हैं आपके स्ट्रेस की। क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई, ठीक है जी, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज हैं आपके पास या कोई लीगल मसले में फंस गए, तो ये वजूहात बन जाती हैं आपके जो है वो सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की। जी, मैंने अभी अर्ज़ किया ना जी कि आपको कैसे पता चलेगा अगर आपका एम्प्लॉइज़ जो है उसके अंदर ये चीज़ें नज़र आ जाए ना आपको, आपका एम्प्लॉयी जो है वो नेल बाइटिंग कर रहा है, स्मोकिंग शुरू कर दी है, अकेला-अकेला रहता है, तो उससे पता लग जाएगा कि उसको स्ट्रेस है। क्या हाल है बच्चों? इसलिए तो बताया आपको। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि स्ट्रेस क्या चीज़ है। जी बच्चों, अगर आप कहें कि समझ आई तो फिर आगे चलते हैं। जी बच्चों, तो आज अभी तक जो काम किया है वो आपको समझ आ गया है। तो हमजा कह रहे हैं ठीक है सर, ओके, बात क्लियर है। बाकी बच्चे भी अगर एक दफ़ा कह दें कि जी बात समझ आई है, फिर आगे चलते हैं। तो अभी मुझे मैसेज आ गए 2-3 बच्चों के, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमजा की समझ आई है और डिफरेंस रोल कॉन्फ्लिक्ट और एम्बिग्विटीज। जी, हादिया बेटी पूछ रही हैं कि रोल कॉन्फ्लिक्ट और रोल एम्बिग्विटी में क्या फ़र्क होता है? बच्चे वो फ़र्क तो बहुत बड़ा है। देखिए, रोल कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कभी ज़िंदगी में या किसी कोई तो एक ऐसी सिचुएशन हो कि बंदे को ये ना समझ आए मैंने करना क्या है, तो हम कहते हैं ऐसी सूरत हाल में एक रोल एम्बिग्विटी का जो फैक्टर है वो पाया जाता है। रोल एम्बिग्विटी का फैक्टर जो है वो पाया जाता है। उसकी वजह डेफिनेटली ये होती है कि
जी बच्चों, तो हम बात ये कर रहे थे कि मेरे 2 बॉसेस हैं और मुझे एक दाईं तरफ भेजा है, एक बाईं तरफ। तो मैं ऐसे कहता हूँ ये मेरा रोल कॉन्फ्लिक्ट है। और रोल एम्बिग्विटी का जहाँ तक ताल्लुक है, ये ऐसी सूरत-हाल है जहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन वाज़ह नहीं है और मुझे ये पता ही नहीं कि मुझे क्या रोल प्ले करना है, तो मैं इसको रोल एम्बिग्विटी कह सकता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड अ रोल एम्बिग्विटी। तो अगर पहले से तयशुदा ही नहीं कि मैंने करना क्या है और मेरी जॉब और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो मुझे इस बात की समझ नहीं आएगी और इसको हम कह देंगे ये हमारा क्या है, ये हमारी रोल एम्बिग्विटी है। अच्छा, तो ये जो है वो नादिया बेटी का सवाल था, इसका मैंने आंसर दे दिया आप लोगों को। अच्छा, अब देखिए अगर कोई सवाल हो तो आप दोबारा भेज सकते हैं। अब मैं इस पर बात करने वाला हूँ कि जॉब स्ट्रेस को कूप अप करने का तरीका क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हमें अपनी आदत बदलनी होगी। हमें एक सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर छोड़ना होगा, यानी वो काम जो हमसे नहीं हो सकता, हमें रेजिस्ट करना पड़ेगा। अनरियलिस्टिक परफेक्शन की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है, हमें अपने जो है वो स्ट्रेस को डिस्पेल करना चाहिए। और स्ट्रेस को डिस्पेल करने का आसान तरीका जो है वो ये है कि आप जो है वो अपना स्ट्रेस डिस्पेल कर सकते हैं आप। और उसका जो बाहमी आसान तरीका है वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा ह्यूमर लाइए। पैरोडी ड्रामे देखने में कोई हर्ज नहीं है। कनेक्ट विद अदर, दूसरों से गपशप कीजिए, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। किसी मामले पे किसी से तफसीलन बात कीजिए, ब्रेक ले लीजिए, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसी तरह एक चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। आप अपने आप को भी मैनेज कीजिए, सेल्फ मैनेज कीजिए। और एक चीज़ ये है सोशल अवेयरनेस, दूसरों के रवैयों का पता होना और दूसरों से अच्छे रिलेशनशिप बनाना। अगर आप ये सारे काम करेंगे तो आप बिलीव मी, आपकी लाइफ में, आपके काम में, आपकी स्ट्रेस में काफ़ी कमी आ जाएगी। तो ये वो टेक्निक्स हैं जिसके साथ हम अपने स्ट्रेस को डिस्पेल कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में 2 छोटे-छोटे टॉपिक मैंने लिए थे। एक तो जॉब सैटिस्फैक्शन के बारे में बात करनी थी, दूसरा मैंने आज स्ट्रेस के बारे में बात करनी। दूसरी चीज़ तो आगे हम करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। मैं फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ अपनी स्लाइड शेयरिंग। तो जो टॉपिक इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसके अंदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। और ये है एचआर प्लानिंग के हवाले से टॉपिक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किसको कहते हैं? तो देखिए हम चलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की तरफ। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम इसको। एक तो बात ये है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहली बात तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, रब्बे ज़िदनी हमारा विश्वास। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूँ कि हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो ये हमारा टॉपिक है। दिस वन इज माय टॉपिक, लाइक दिस। ये वाला टॉपिक है, वी कॉल्ड इट द एचआर प्लान। तो हम एचआर प्लानिंग की बात कर रहे हैं। देखिए जो प्लान होते हैं यहाँ पे हम सबसे पहला जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि आम तौर पे हम होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होनी चाहिए कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दो ऐसी चीज़ें, अगर हम इसे मिला दें तो एक इफेक्टिव रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस जो है वो डेवलप हो जाती है। यू कैन से दैट्स अ गुड इफेक्टिव रिक्रूटमेंट। सबसे पहले तो आप रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों का फ़र्क जानते हैं कि रिक्रूटमेंट में आम तौर पे होता ये है कि हम लोग जो है वो एक जो है वो लेकर, आप कह सकते हैं कि पूल ऑफ कैंडिडेट डेवलप करते हैं। और वो पूल ऑफ कैंडिडेट जो है उसको फिर हम जो है वो यू कैन से दैट के मूव कर देते हैं। प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल।
अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है कि हम पहले सबसे पहले पूल ऑफ कैंडिडेट डेवलप करें जो कि हमें सूट करते हैं। पहली बात हो गई। ये पूल ऑफ कैंडिडेट अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने रिक्रूटमेंट का वर्क कर लिया। दूसरी चीज़ है फिर सिलेक्शन, इंटरव्यू किया जाए, टेस्ट लिया जाए और उसके बाद एक अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कितने वर्कर्स की हमें ज़रूरत है? तो देखिए, आम तौर पे होता ही है कि इस चीज़ का अंदाज़ा जो है हम कर लेते हैं इस चीज़ से कि हमारे लास्ट ईयर कितनी डिमांड थी, इस वक्त कितनी डिमांड है, आगे वर्कर्स की कितनी डिमांड होगी। इससे हम काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ और आ जाती है और जिसको हम कहते हैं कि कौन-कौन सा बंदा जो हमें रिक्रूटमेंट में शामिल करना चाहिए। देखिए, रिक्रूटमेंट में हमें सबसे पहले तो सीनियर मैनेजर्स को शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनकी ज़िम्मेदारी है प्लानिंग की और प्लानिंग में हमें इन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो सीनियर मैनेजर्स जो कि बताते हैं कि कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, तो पहले तो ये लोग आइडेंटिफ़ाई करें नीड को। दूसरी चीज़ जो है उसको हम कह सकते हैं नंबर 2 जो है इसके अंदर आ जाती है आपकी बात के सीनियर मैनेजर्स के अलावा जिम्मेदारी लाइन मैनेजर की है। लाइन मैनेजर वो होता है जो आपका डायरेक्ट बॉस होता है। तो जो आपका डायरेक्ट बॉस है, इसकी भी जिम्मेदारी होती है कि आइडेंटिफाई करे कि कितने वर्कर्स इसे अपने डिपार्टमेंट के लिए चाहिए। इस सेंस में हम ये कहते हैं कि जनाब जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा था। पहली चीज़ तो ये है कि स्मॉल बिजनेसेस में तो सारी जिम्मेदारी ही लाइन मैनेजर की होती है। और जो लार्ज बिजनेसेस हैं उसमें लाइन मैनेजर को लाजमी हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन टीम का हिस्सा बनाते हैं, ताकि कल को परफॉर्मेंस जिससे लेनी है उसकी राय लेनी ज़रूरी है लोगों को हायर करने में। तो पहले हो गए मैनेजर्स, दूसरे हो गए लाइन मैनेजर। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आप दोस्तों से पूछ लेते हैं। ये सवाल बुनियादी तौर पे ये है, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। जी बच्चों। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि व्हाट इज़ द करंट ट्रेंड इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो करंट ट्रेंड ये है कि हम हर सूरत जो है वो लाइन मैनेजर को शामिल रखते हैं अपनी सिलेक्शन टीम में, ताकि वो हमें अपनी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट बताता है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर हमारे पास अपने पास इंडिविजुअल दस्तयाब ना हो सके, तो हम आम तौर पे ये करते हैं कि आप ये कह सकते हैं, हम आम तौर पे ये करते हैं कि रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं। ये रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट आमतौर पे तब हायर किए जाते हैं जब जो है हमारे अपने मैनेजर बिजी हैं या उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन एक रूल ये है कि जो जॉब के लिए हम बाहर से लोग हायर करते हैं, ये कम से कम हमारे पास होनी चाहिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। यानी एक जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने से लेके आखिर तक ये हमारे साथ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जॉब एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइनिंग में भी इनका रोल होना चाहिए, ताकि एडवर्टाइजमेंट जब डिज़ाइन हो रही है तो ये हमें मुफीद मशवरे दे सके और उसमें भी हम शामिल कर सकते हैं। तो शुड इन्वॉल्व इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फ्रॉम राइट ऑफ द स्टार्ट टू द बिगिनिंग, यानी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, यानी शुरू से लेके एंड तक ये हमारे साथ होनी चाहिए। तो अभी तक हमने देखा कि मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स को होना चाहिए, लाइन मैनेजर्स को होना चाहिए, उसके साथ साथ रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट अगर जरूरत पड़ जाए तो उसको भी शामिल किया जा सकता है। यहाँ पे एक सवाल था, which of the following circumstances organization be prefer to carrying out the own recruitment rather than using recruitment consultant। अपना रिक्रूटर हायर करें ना कि रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट यूज करें। ऐसी सूरत उस वक्त पैदा होती है जब ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है और रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट उसको समझ नहीं सकता, और टेक्निकल क्राइटेरिया होने की वजह से उसे हायर करने में हमें नुकसान है, फायदा नहीं है। तो हम ऐसी सूरत में आम तौर पे रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट जो है वो हायर नहीं करते। अच्छा, फिर आ जाती है बात ये कि कौन से फैक्टर हैं जो हमें डिसीजन करने में कर सकते हैं कि हमें आउटसोर्सिंग डिसीजन लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि इसमें कॉस्ट काफ़ी आती है। कंसल्टेंट बाहर से लेंगे तो आपको काफ़ी फीस देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा लेवल ऑफ एक्सपर्टीज हो जो हमारे पास मौजूद ना हो, तो हम बाहर से एक्सपर्ट जो है वो हायर करेंगे।
फिर उसके बाद ये है कि लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट एक्सपर्टीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद नहीं है, इसलिए आप बाहर जाएंगे। और फिर इसके बाद ये भी याद रखना चाहिए कि जहां हमें इम्पार्शियलिटी का इशू हो, वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि बाहर से कंसल्टेंट ले लें तो ज्यादा फायदा है। तो ये हो गया कि कौन से फैक्टर्स की बुनियाद पे मैं ये फैसला करूंगा कि रिक्रूटमेंट के लिए मुझे अपने मैनेजर से मदद लेनी चाहिए या बाहर के रिक्रूटर हायर करने चाहिए। अच्छा जी, यहाँ तक जरा 1 मिनट के लिए देखते हैं कि आप बच्चों का कोई सवाल आया हो। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन आप लोगों का प्लीज। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब यहाँ तक बात कर ली हमने कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं स्किल्स, और दूसरा हम ये करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं सूटेबल कैंडिडेट्स को, कि हमें किसी जॉब में किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और किस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे लिए मुफीद हो सकते हैं। इसके अंदर हम एक सिस्टमैटिक अप्रोच अडॉप्ट करते हैं जिसकी मदद से हम सारे मामलात को हल करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑन अ वाइडर पार्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी एक्चुअली है क्या। हमें मजीद ब्रांचेस खोलनी है, अगर हम मजीद ब्रांचेस खोलनी है तो यकीनी तौर पे हमें मजीद लेबर की जरूरत है। इसलिए हम इसके अंदर पहले तो देखते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हमें मजीद लेबर की जरूरत है। दूसरी चीज हम इसमें ये देखते हैं कि जॉब एनालिसिस और प्रोसीजर क्या कहते हैं। जॉब एनालिसिस हम देखते हैं कि एक जॉब के अंदर टास्क क्या है, प्रोसीजर क्या है, ड्यूटीज क्या है। यानी एक एंगल से देखा जाए तो जॉब एनालिसिस में हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि हमारे पास जो है वो ये पता हो कि किस जॉब में टास्क कौन से परफॉर्म किए जाते हैं, प्रोसीजर क्या फॉलो किए जाते हैं, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ताकि हम एग्जैक्टली इसके मुताबिक कैंडिडेट को हायर कर सकें। दूसरी चीज इसमें आ जाती है जिसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट के हवाले से, हम इसको कहते हैं कि रिक्रूटमेंट विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज। तो देखिए, किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का या हायरिंग प्रोसेस का आगाज जो है वो वैकेंसीज से होता है कि क्या वैकेंसीज अवेलेबल है। तो देखिए, वैकेंसीज का आइडिया हमें होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि हम हमारी कोशिश ये होती है कि वैकेंसी अगर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। यानी मेरे ख्याल में रिक्रूटमेंट का आगाज यहाँ से होएगा कि अगर आपके पास प्रॉपर वैकेंसीज दस्तियाब है। अगर नहीं है तो जाहिर बात है, वैकेंसीज नहीं तो काम तो यही खत्म हो गया। और इसका मतलब ये वेकेंट पोजीशन होनी चाहिए, वेकेंट पोजीशन होंगी तो बात आगे बढ़ेगी। और अगर वेकेंट पोजीशन ही नहीं है तो फिर बात आगे कहाँ बढ़नी। और फिर दूसरी चीज में आ जाती है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है कि प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट। एक एडवर्टीजमेंट देना होता है हमने अखबार में, जिससे हम ये इंश्योर करते हैं कि कैंडिडेट जो है हमारे पास मुख्तलिफ अप्लाई करें, और जैसे वो अप्लाई करेंगे हम इस पोजीशन में होंगे कि इनमें से एक राइट कैंडिडेट को चूज कर सकें। तो जस्ट अ मोमेंट, मैं एक सवाल देखना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया। तो मैं जवाब देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट के एक सवाल का कि बेटा इसमें होता ये है कि हम आमतौर पे ये करते हैं कि एक एडवर्टीजमेंट तैयार करते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर अखबारात में एडवर्टीजमेंट आया होता है जिसके अंदर हम मेंशन करते हैं कि एक पोटेंशियल कैंडिडेट या फला फला जॉब वेकेंट है, उसके लिए आपकी एप्लीकेशन और रिज्यूमे की जरूरत है और आप अप्लाई करते हैं। मैं उस एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज में ये आ जाती है कि सिलेक्शन व्हेन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन एंड कैंडिडेट, जिसके अंदर हम मर्जर करते हैं इनटू सिलेक्शन व्हेन, कि हम एक एप्लीकेशन और असेसिंग शुरू कर देते हैं कैंडिडेट्स की। तो यहाँ से सिलेक्शन का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर आमतौर पे मल्टीपल स्टेजेस होते हुए जाता है, लेकिन अब कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस क्या है। देखिए, जॉब एनालिसिस में सबसे पहली चीज लिखी जाती है जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन को आपने बड़े गौर से सुनना है। अब मैं यहाँ बिल्कुल रुकने लगा हूँ, स्टॉप लगाने लगा हूँ, ब्रेक लगाने लगा हूँ। पहले छोटी छोटी डेफिनेशन थी वो मैंने जरा से आपके साथ बात करता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से। देखिए, सबसे पहली चीज जो जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से वो ये है कि जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है।
जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है। आई एम सॉरी, मैं जिस जगह हूँ यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन जो है ये बार बार मेरा इंटरप्ट हो रहा है, तो माइट बी ये एक प्रॉब्लम शायद आ रहा है, शायद मेरी आवाज़ आपको प्रॉब्लम ना कर रही हो। चले एनीवे, हम जारी रखते हैं अपने काम को, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात जो मैं कर रहा था आपके साथ वो ये कर रहा था कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो बताती है कि एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस तरह की हमें जो है वो ज़रूरत होती है। यू कैन से दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ द नॉलेज, मेंटल, फिजिकल एंड रिक्वायरमेंट्स किस तरह की हैं, इस जॉब में किस तरह की जिस्मानी सेहत चाहिए है, नॉलेज चाहिए है। उसके अलावा इसके अंदर जो हम चीज़ देखते हैं वो ये देखते हैं कि जनाब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। बाज रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक डीलिंग की है, हम उसे कहते हैं कि ये पीपल रिलेटेड जॉब है, मटेरियल रिलेटेड है। अच्छा, इसी तरह वर्किंग कंडीशन कैसे हैं, इन वर्किंग कंडीशन में हैजर्ड्स किस तरह के हैं, कोई खतरात तो इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उनको देखते हैं कि कोई रिस्क इन्वॉल्व ना हो, कोई डेंजर इन्वॉल्व ना हो, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद आ जाता है मेन रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आप किसको आंसरेबल है। तो ये चीज़ें जो बड़ी अहम होती हैं। और इसके साथ साथ रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अकाउंटेबल किसको है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें बच्चों बड़ी अहम होती हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो बात आ जाती है जॉब स्पेसिफिकेशन की। देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन जब लिखी जाती है तो वो लिखी जाती है जॉब के हवाले से। जॉब में फिजिकल एफर्ट कौन सी चाहिए, मेंटल एफर्ट कैसी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। लेकिन जो आपकी है जॉब स्पेसिफिकेशन, ये बेसिकली पर्सन ओरिएंटेड होती है। यानी मैं इसे पर्सन स्पेसिफिकेशन कह सकता हूँ कि एक पर्सन किस तरह का हमें जॉब के लिए चाहिए। उसकी एज कितनी हो, उसका एजुकेशन कितना हो, उसका एक्सपीरियंस कितना हो, तो ये सारी चीजें इसके हवाले से हो जाती हैं। तो जस्ट अ मिनट जी, मैं एक सवाल ले लूँ। रुतबा, मैं ऐसा करता हूँ कि डिस्टॉर्शन ज़्यादा है, तो मैं काम तकरीबन आज का करा चुका हूँ। तो मैं ये जो है आपको कमिंग मंडे को फिर यहीं से शुरू कर दूंगा, एलिमेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस से, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस से मैं काम शुरू करूंगा मंडे को इंशाल्लाह अपना। और आज के लिए फिर मैं इसको यहीं पे रोक देता हूँ, ठीक है। और किसी वक्त आप लोगों के साथ एक आध एक्स्ट्रा क्लास भी रखेंगे, चूंकि मुझे एक आध दिन क्लास छोड़नी भी पड़ी, एक दो क्लासें, तीन, बल्कि मैंने 3 क्लासेस छोड़ी है अभी तक। तो इन तीनों क्लासेस के लिए आई विल हैंड सम सॉर्ट ऑफ मेकअप एट एनी टाइम। तो आप लोगों को तो मेकअप में इतना मसला भी नहीं होता, जितने बच्चे आ सकते हैं आ जाते हैं, बाकी लोग ऑनलाइन रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक काम करेंगे। तो यहाँ पे आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।